Hey guys, this is Vinay Shukla. Welcome back to my YouTube channel, The Qualifiers Academy, always one step ahead. तो गाइज़ जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपना NTU GC नेट JRF का जो सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट किया था। उसमें जो हमारे पास यूनिट नंबर 3 है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसमें हम लोगों ने अपने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए थे। पहला टॉपिक हमारे पास जो था वो था मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स था। दूसरा टॉपिक हमारे पास था ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म था। इन दोनों टॉपिक्स को हमने अच्छे से कवर कर लिया था और इसके सारे इस टॉपिक्स को हम लोगों ने अच्छे से कवर किया हुआ था। और आज हमारे पास जो टॉपिक नंबर 3 है वो है डिमांड एनालिसिस। तो इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। डिमांड एनालिसिस को समझने के लिए पहले तो हम लोग डिमांड तक पहुंचने के लिए हमको 2 वर्ड्स जो है हमारे पास है उसका जो है हम लोग पढ़ते हैं कि वो क्या है। एक हमारे पास है डिज़ायर, दूसरा हमारे पास है वांट्स। डिज़ायर क्या होता है और वांट्स क्या होता है? डिज़ायर मीन्स विलिंगनेस और इमेजिनेशन टू हैव समथिंग बाय समवन वेदर ही इज़ कैपेबल टू फुलफिल इट और नॉट इज कॉल्ड डिज़ायर। ओके, तो डिज़ायर का मतलब ये हुआ कि जैसे मिस्टर ए हैं वो अपने मन में ख्याली पुलाव पका रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमको जाना है चांद पे। ठीक है, अब चांद पे जाने के लिए इनको जो है इनके पास संसाधन होना चाहिए। ठीक है, अब चांद पे जाने के लिए इनके पास संसाधन है नहीं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि हमको बस जाना है किसी तरीके से। ठीक है, उसके लिए जो संसाधन चाहिए उसको लगाने के लिए इनके पास जो है रिसोर्सेज नहीं है। तो उस कंडीशन को हम लोग डिज़ायर बोलेंगे कि मतलब अंदर ही अपने ख्याली पुलाव पका रहे हैं। इनके पास इच्छा है कि हमको चांद पे जाना है। ठीक है, इसको हम लोग अभी एक और एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे। दूसरा हमारे पास जो है वो है वांट्स। अब एक कदम डिज़ायर से एक कदम हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मिस्टर ए हैं वो जो है अपने मन में डिज़ायर पाल लिए हैं, इनके अंदर ये इच्छा है कि हमको चांद पे जाना है। अब आगे का जो स्टेप है वो है वांट्स। ठीक है, एनी डिज़ायर, एक डिज़ायर जो ये डिज़ायर है मे बी कॉल्ड एज वांट। ये कब कहलाएगा वांट्स? इफ द पर्सन हु डिज़ायर्स हैज़ सफिशियंट। ये जो मिस्टर ए हैं इनके पास सफिशियंट मीन्स होना चाहिए, मतलब सफिशियंट साधन होना चाहिए। अब इनके पास अगर चांद पे जाना है तो इनको जो है प्लेन होना चाहिए इनके पास, या रॉकेट होना चाहिए इनके पास, तभी तो ये चांद पे जा पाएंगे, नहीं तो इनके पास कैसे जा पाएंगे? इनके पास मतलब रिसोर्सेज नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन मन ही मन ये जो है अपना डिज़ायर पाल के बैठे हैं कि भैया हमको जो है चांद पे पहुँचना है, किसी तरीके से बस पहुँचना है। ठीक है, तो ये इनका हुआ डिज़ायर। ये डिज़ायर वांट्स में कब तब्दील होगा? कि जब इनके पास जो इसको वहां तक पहुंचने के लिए इनके पास प्रॉपर मीन्स होना चाहिए, मतलब प्रॉपर रिसोर्सेज होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? एंड इज रेडी टू स्पेंड द सेम इन फुलफिलिंग द डिजायर। और वो तैयार भी हूं, मतलब रेडी भी हूं। अब मान लिया अगर इनके पास पैसे और रॉकेट और सब कुछ आ भी गया, लेकिन वो उस रॉकेट को वो ये नहीं चाहते कि उसको लेके चांद पे जाएं। ठीक है, बस वो सोचते हैं कि भैया रॉकेट हमारे घर में रखा रहे, इसको लेके आगे ना जाए, कहीं खराब हो गया या कहीं कुछ हो गया। तो इनके पास जो रेडीनेस है, मतलब जो वो जाने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन उनके पास संसाधन भी अगर आ गए तो वो उसको रेडी नहीं है उसको यूज करने के लिए। ठीक है, तो रेडी होना चाहिए, रेडी टू स्पेंड द सेम इन फुलफिलिंग द डिजायर। ठीक है, दस एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग 3 फीचर्स इन वांट्स इज नेसेसरी। मतलब ये 3 जो फीचर्स हैं ये होना नेसेसरी है। किसी भी वांट के लिए जो है 3 फीचर्स जो दिए हुए हैं नीचे, इनका होना नेसेसरी है। पहला जो फीचर है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ डिज़ायर। ठीक है, पहली बात तो डिज़ायर आना चाहिए भाई, उनके मन में इच्छा होनी चाहिए कि हमको ये चीज़ करना है। ठीक, ये हुआ हमारे पास डिज़ायर। अब उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए हमारे पास साधन भी तो होना चाहिए, कि हमारे पास साधन है नहीं, हम डिज़ायर पाल के बैठे हैं कि हमको जो है यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये चीज़ें हमको खरीदनी है। तो उस चीज़ को खरीदने के लिए, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज भी होना चाहिए, अवेलेबल मनी भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ डिज़ायर। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट मीन्स, मतलब उस वही चीज़ जो हमने बताया कि आपको डिज़ायर हो गया, पहला हमारे पास डिजायर हो गया, दूसरा हमारे पास उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए हमारे पास प्रॉपर मीन्स ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। ठीक है,
अगर प्रॉपर मीन्स ऑफ रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, तो उस डिजायर को हम फुलफिल करने के लिए एक कदम आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जो तीसरा हमारे पास पॉइंट है वो है रेडीनेस टू स्पेंड द मीन्स। ठीक है, अब बात यहां आ गई कि हमारे पास जो है डिजायर भी आ गया, हमारे पास रिसोर्सेज भी आ गया। अब उस रिसोर्स को खर्चा करने के लिए, उस पैसे को खर्चा करने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। ठीक है, जो मिस्टर ए हैं इनको जो है कोई प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, अब डिजायर उस वो होगा कि इनको बस खरीदना है, इस चीज को खरीदना है, ये सिचुएशन हुई डिजायर। ठीक है, अब मिस्टर ए हैं, उनके पास एक कदम आगे बढ़े तो उनके पास रिसोर्सेज भी आ गया कि ये रिसोर्सेज भी इनके पास है। ठीक, अब इस रिसोर्स को ये स्पेंड ही नहीं करना चाहते हैं। इनके पास अगर 10,000 रुपए का सामान है, 10,000 रुपए इनके पास है, लेकिन ये 10,000 रुपए ये खर्चा ही नहीं करना चाहते। ये सोचते हैं कि 10,000 रुपए हम रखे रहें, जो है मन ही मन जो है खुश रहें। ठीक, तो अब ये 10,000 रुपया खर्चा करना ही नहीं चाहते, तो ये वांट्स नहीं हुई इनकी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी डिजायर है। लेकिन जिस दिन ये मिस्टर ए तैयार हो जाएंगे इस 10,000 को स्पेंड करने के लिए, वो सिचुएशन हो जाएगी वांट्स, उसी दिन ये इनकी डिजायर वांट्स में बदल जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक बहुत क्लियरली जो है आप लोग समझ गए होंगे कि डिजायर क्या है और वांट्स क्या है। अच्छा, इन दोनों को समझने के लिए हम लोग एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग समझेंगे कि आखिर इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो उस जो है एग्जाम्पल को समझने के लिए जैसे हम लोग समझते हैं मिस्टर ए का ही ले लेते हैं। ये मिस्टर ए हैं। अच्छा, मिस्टर ए को छोड़िए, हम लोग दूसरे को लेते हैं, कोई दूसरा अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मिस्टर प्रेम है। ठीक है, ये है हमारे पास मिस्टर प्रेम जी। ठीक, अब प्रेम जी हैं, ये बहुत दिन से अपने मन में जो है ख्याल पाल के बैठे हैं कि हमको एक अच्छी सी बाइक लेना है। ठीक है, अब बाइक जो है हीरो की बाइक इनको लेना है, और जो हीरो की बाइक है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 80,000। ठीक है, अब ये मिस्टर ए की तो मिस्टर प्रेम जी जो हैं, इनकी जो डिज़ायर है वो डिज़ायर है कि बाइक लेना है, और उस बाइक की जो कीमत है वो है 80,000 रुपया। ठीक, तो अभी तक ये मिस्टर प्रेम जी की ये सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर है। ठीक, अब प्रेम जी के पास पैसा है नहीं 80,000, इनके पास 60,000 रुपया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकी डिज़ायर है। मतलब कि इनके पास, इनका इच्छा तो है बाइक लेने का, लेकिन इनके पास अवेलेबल रिसोर्स ही नहीं है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ जो है 60,000 रुपया है। या मिस्टर, अगर एक कंडीशन और देख लेते हैं कि मिस्टर प्रेम जी के पास 80,000 रुपया आ भी गया। ठीक, तो ये मिस्टर प्रेम जी इस 80,000 रुपया को इस बाइक के ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, मतलब ये इसके ऊपर नहीं लगाना चाहते 80,000 रुपया, ये और कम में चाहते हैं। ये सोचते हैं, ये हैं दिमागदार भैया प्रेम जी, तो ये सोचते हैं कि 60,000 रुपये में ही हमको ये बाइक मिल जाए। तो उस कंडीशन में ये सिर्फ और सिर्फ इनकी डिज़ायर है, प्रेम जी की सिर्फ और सिर्फ एक डिज़ायर है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा कंडीशन अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास वांट्स कब आएगा। ठीक है, ये है मिस्टर प्रेम जी, ये इनको बाइक खरीदना था जिसकी कीमत थी 80,000। ठीक है, ये थी 80,000 की। अब यहीं मिस्टर प्रेम जी हैं, इन्होंने एक जो है ज़मीन देखा, एक लैंड देखा, उस लैंड की कीमत इनके पास, उस लैंड की कीमत जो है 2 लाख रुपया है, 2 लाख है। ठीक, इस 2 लाख को ये जो मिस्टर प्रेम जी हैं, ये बाइक जो इनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है 60,000 रुपया है, उस अवेलेबल रिसोर्स को वो बाइक पे ना खर्चा करके वो जो है इस लैंड को ख़रीदने के लिए डाउन पेमेंट जो लगता है उस पे ये खर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो इनकी डिज़ायर तो है कि हमको बाइक लेना है, पर जो ये पैसा इनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको इस बाइक के ऊपर ये खर्चा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इनके सिर्फ यहाँ पे डिज़ायर है, लेकिन वही जब ये रेडी हो जाते हैं इस पैसे को खर्चा करने के लिए इस लैंड के ऊपर उसका डाउन पेमेंट देने के लिए, तो ये इनकी ये जो है ये इनका वांट हो जाएगा कि मतलब ये चाहते हैं कि हाँ भैया अब हमको ये लैंड का टुकड़ा जो है चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डिज़ायर क्या होता है। डिज़ायर से आगे एक स्टेप वांट होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। जो हमारे पास आगे है वो है डिमांड। अच्छा, आप डिमांड को किस तरीके से हम लोग समझते हैं
कि डिमांड क्या चीज़ होता है। पहले हम लोगों ने देखा कि डिज़ायर क्या है, उसके आगे हम लोग देखे कि जो है वांट्स क्या है, एक कदम आगे आएंगे अब डिमांड क्या है। डिमांड को समझने के लिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज डिमांडेड बाय ए परचेजर फॉर परचेज एट पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर प्लेस एंड एट पर्टिकुलर टाइम। डिमांड उस क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस को कहते हैं कि जब एक कंज्यूमर एक निश्चित प्राइस पे, मतलब एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, एक निश्चित प्राइस पर एक निश्चित समय में और एक निश्चित जगह पर किसी भी वस्तु को या सर्विस को जो है खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, उस कंडीशन को हम जो है डिमांड बोलते हैं। ठीक है, डिमांड उस, अगर ये तीन जो कंडीशंस हैं, एट ए पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर टाइम, इन तीनों कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं होता है तो दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए इन तीनों कंडीशनों का होना नेसेसरी है। ठीक है, और उस व्यक्ति के पास जो उस वस्तु को खरीदना चाहता है उसके पास अवेलेबल मीन्स ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। जैसे इस मिस्टर ए हैं, इनको खरीदना है तो इनके पास रिसोर्सेज होना चाहिए। ये नहीं कि इनके पास बस इच्छा रखे हुए हैं किसी चीज़ की, एक निश्चित समय में, एक निश्चित पर्टिकुलर प्लेस पे और निश्चित टाइम में उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज अगर नहीं है तो उस कंडीशन को भी हम डिमांड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो डिमांड यही होता है कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय पे और एक निश्चित प्राइस पे जब कोई व्यक्ति किसी क्वांटिटी ऑफ गुड्स या सर्विस की डिमांड, किसी क्वांटिटी और सर्विस को, गुड्स और सर्विस को जो है खरीदने के लिए तैयार होता है, उस कंडीशन को हम जो है डिमांड बोलते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों को कि डिमांड किसे कहते हैं। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो डिमांड के आगे हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। ठीक है, कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। अच्छा, डिमांड शेड्यूल को समझने के लिए हमारे पास जो है कोई इसमें जो है वो नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है या है। डिमांड शेड्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। जैसे कोई इंडिविजुअल है, उसका जो डिमांड है, ठीक है, इंडिविजुअल हुआ या फिर मार्केट डिमांड हुआ, ठीक है, मार्केट डिमांड हुआ या फिर इंडिविजुअल का डिमांड हुआ, उसको जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देते हैं या टेबल के फॉर्म में जब प्रेजेंट करते हैं, उस सिचुएशन को हम लोग जो है डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। तो आई थिंक ये बहुत जो है सिंपल सा टॉपिक है। और जो डिमांड शेड्यूल है वो दो टाइप का होता है, इसके दो प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को और मार्केट डिमांड शेड्यूल को हम लोग आगे पढ़ते हैं कि क्या है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और क्या है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ये है मिस्टर ए और ये है हमारे पास मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में दिया हुआ है कि प्राइस ऑफ आइसक्रीम और क्वांटिटी डिमांडेड। ये मिस्टर ए हैं, इनको जो है आइसक्रीम खरीदना है, तो जब ये एक रुपये प्राइस पे ये 4 क्वांटिटी जो है आइसक्रीम खरीदते हैं। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, 2 रुपया प्राइस हुआ तो ये 3 क्वांटिटी खरीदने लगे। ठीक है, इनका जो है क्वांटिटी कम हो गया। फिर 3 रुपया जब प्राइस हुआ तब ये क्वांटिटी कम कर दिए, 2 क्वांटिटी खरीदने लगे। फिर जब 4 रुपया प्राइस हो गया तो फिर जो है घटकर इनकी क्वांटिटी 1 क्वांटिटी आ गई। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि किसी भी इंडिविजुअल की जो डिमांड होती है, जो डिमांड शेड्यूल होता है, वो प्राइस के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा, प्राइस जो है अगर बढ़ गया तो हमारे पास डिमांड जो है घट गई, प्राइस हमारे पास जो घट गया तो डिमांड हमारे पास बढ़ गई। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो प्राइस है और जो डिमांड है, इसका जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसको जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिमांड लॉ ऑफ डिमांड जब पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से कवर करेंगे कि जो प्राइस का और डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, वो होता है इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और अगर ऐसे ही अगर हम लोग जो है मार्केट का डिमांड शेड्यूल देखते हैं तो मिस्टर ए हैं ये, मिस्टर बी हैं ये। ठीक है, ये प्राइस दिया हुआ है,
1 रुपये में ये 4 यूनिट खरीदते हैं और ये 5 यूनिट खरीदते हैं। जब इन दोनों के डिमांड को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाएगा। ठीक है, 4 + 5 = 9। ठीक है, ये 1 रुपये में 4 यूनिट खरीदते हैं मिस्टर ए, और मिस्टर बी जो है वो 5 यूनिट खरीदते हैं। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास 9 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। अगर जैसे प्राइस बढ़ा, प्राइस जो है हमारे पास 2 रुपया हुआ, तो मिस्टर ए की जो डिमांड है वो घट के 3 क्वांटिटी पे आ गई। ठीक है, और मिस्टर बी की जो डिमांड है वो 4 क्वांटिटी पे आ गई। तो 3 + 4 = 7। ये रहा इनका जो है मार्केट डिमांड। उसी तरीके से जब हमारा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, मिस्टर ए की घट गई, फिर मिस्टर बी की भी घट गई। उस कंडीशन में हमारे पास जो डिमांड है वो 2 + 3 = 5। ये हमारे पास जब प्राइस बढ़ गया 4 पहुंच गया, फिर उसके बाद में डिमांड ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, टोटल मिला के मार्केट डिमांड हो गई 3। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न पता चल रहा है कि जैसे जैसे हमारे पास प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे जो है क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी जो है डिमांड घट रही है। ये हमारा जो है डिमांड कर्व दिया हुआ है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में वही चीज़ें लिखी हुई है। जब हमारे पास 4 प्राइस था हमारे पास वो 4 था, तो हमारे पास डिमांड 1 थी, 1 क्वांटिटी थी। और जो हमारे पास प्राइस 3 रुपया हुआ, जब घट गया तो फिर हमारे पास क्वांटिटी बढ़ के 2 हो गई। फिर हमारे पास जब 2 रुपया हुआ, फिर हमारे पास क्वांटिटी बढ़ के 3 हो गई। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वांटिटी प्राइस घट रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ रही है। ठीक है, ये इंडिविजुअल डिमांड जो है कर्व था, और हमारे पास ये मार्केट डिमांड कर्व है। ये मिस्टर ए का ए का जो है इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, और ये मिस्टर बी का डिमांड कर्व है। ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास मार्केट डिमांड हो जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व आ गया। इसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे ही है। 4 जब हमारे पास 4 प्राइस जब हमारे पास 4 था तो हमारे पास जो डिमांड थी वो हमारे पास थी मिस्टर ए की 1 यूनिट और मिस्टर बी की 2 यूनिट। तो टोटल जो डिमांड था वो हमारे पास, टोटल मार्केट डिमांड था वो हमारे पास 3 था। ठीक है, 3 यूनिट की। फिर हमारे पास जब प्राइस घट के जो है 3 रुपया हुआ, फिर उसके बाद हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ के 5 हो गया, 5 यूनिट हो गया। 2 हो गया हमारे जो है मिस्टर ए का, और 3 हो गया हमारे मिस्टर बी का। तो इसी हिसाब से जो है जैसे जैसे प्राइस घट रहा है वैसे वैसे जो है डिमांड बढ़ रहा है। और मार्केट डिमांड, इसमें हम 2 चीज़ों को जो है नोटिस करेंगे। एक हमारे पास मार्केट डिमांड क्या है, एक हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड क्या है। इंडिविजुअल डिमांड हमारा 1 हुआ, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का जो डिमांड जब हम एनालिसिस करते हैं तो उस सिचुएशन को हम जो है इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं, और जब हम पूरे होल मार्केट की बात करते हैं तो उस समय हम जो है मार्केट डिमांड बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस यही है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। आगे जो हमारे पास है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो निर्धारण करते हैं। ठीक है, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। दीज आर मेनी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिमांड ऑफ सर्टेन गुड्स फॉर परचेज बाय द बायर एट ए पर्टिकुलर टाइम। दीज आर फॉलोज। ये सारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, इसको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि क्या हैं ये। पहला जो डिटरमिनेंट है हमारे पास है वो प्राइस है, प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, प्राइस में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी प्राइस जो है बढ़ती है उस हिसाब से हमारे पास जो डिमांड होता है किसी भी कमोडिटी का वो घटता रहता है। प्राइस बढ़ी तो डिमांड घटा, प्राइस कम हुई तो डिमांड हमारे पास बढ़ गया। ये हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड होता है, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, ये जो लॉ होता है लॉ ऑफ डिमांड, उसमें भी यही सिचुएशन होती है। ठीक है, कि अदर थिंग रिमेनिंग सेम, तब प्राइस बढ़ी तो उस कंडीशन में डिमांड घटा, और जब प्राइस हमारी घट गई तो डिमांड हमारा बढ़ गया। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड तो उसको और अच्छे तरीके से इलैबोरेट करके जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो डिटर्मिनेंट था वो हमारा था प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा डिटर्मिनेंट है वो है इनकम ऑफ बायर। इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है,
किसी भी कमोडिटी के डिमांड पे इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें हम लोग जो है दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक है हमारे पास जो है सुपीरियर गुड्स, दूसरा हमारे पास है इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, सुपीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसकी जो है डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, तो इनके जो सुपीरियर गुड्स के केस में जो इनकम का और डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उसी तरीके से डिमांड भी बढ़ती है। ये जो केस होता है, ये जो सिचुएशन होता है वो होता है सुपीरियर के कंडीशन में, सुपीरियर गुड्स के कंडीशन में। सुपीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं कि जिनकी जो है प्राइस ज़्यादा होती है और ये अच्छे क्वालिटी के गुड्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स के कंडीशन में क्या होता है। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी प्राइस लो होती है और उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी लो होती है। ठीक है, तो इनकम के केस में क्या होता है, इनकम और इन्फीरियर गुड्स का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है नेगेटिव रिलेशनशिप। जैसे जैसे किसी भी कस्टमर की या कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड होती है वो घटती रहती है। ठीक है, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है इन्वर्स रिलेशनशिप या फिर निगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, ये है हमारा इनकम ऑफ बायर, दूसरा डिटर्मिनेंट्स। तीसरा जो डिटर्मिनेंट हमारे पास है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, जो रिलेटेड गुड्स होते हैं वो हमारे पास दो होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, ये होते हैं एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स। मतलब एक का दाम, अगर एक गुड्स का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो दूसरे गुड्स का प्राइस डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरे अगर इसका प्राइस कम हुआ तो इसका डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, अब कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे हमारे पास पेन और रिफिल। ठीक है, तो अब पेन, अगर हमारे पास सिर्फ पेन है और रिफिल नहीं है तो कोई मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे हमारे पास कार हुआ और पेट्रोल, कार खड़ी कर लीजिए आप, पेट्रोल नहीं है तो कार चल नहीं पाएगी। ठीक है, या हमारे पास सिर्फ पेट्रोल है तो कार नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कार के साथ साथ पेट्रोल होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री गुड्स हुआ। ठीक है, इस कंडीशन में हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, इसके कंडीशन में जब एक प्रोडक्ट की जो है प्राइस अगर बढ़ गई, ठीक है, तो इसका डिमांड जो होगा वो घट जाएगा, दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड घट जाएगा। जैसे अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो कार की जो डिमांड होगी वो घट जाएगी। अगर पेट्रोल का दाम जो है कम हो गया तो जो कार की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है और इसके बीच में सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जैसे एक का प्राइस अगर बढ़ा तो दूसरे का जो है डिमांड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर इसका प्राइस कम हुआ तो इसका डिमांड जो है कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हुआ टी और कॉफ़ी, सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो टी या कॉफ़ी, अगर टी का दाम बढ़ गया तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इनके बीच में जो होता है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। और जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं इनके केस में जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं। आगे हम लोग अभी इसको जो है और अच्छे से जो है इलोब्रेट करके जो है पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं जो चौथा डिटरमिनेंट हम लोग के पास में क्या है, वो है टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर क्या होता है कि जैसे एक कंज्यूमर है मिस्टर ए, मिस्टर राम। ठीक है, एक कंज्यूमर है मिस्टर राम। ठीक है, इनका टेस्ट अभी आज है, ये किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की जो है, पर्टिकुलर ब्रांड को जो है यूज़ कर रहे हैं। ठीक, कुछ दिन बाद क्या हुआ कि इस ब्रांड का जो मार्केट में जो वो है एक टाइम पीरियड होता है कि कोई ब्रांड हुआ या कोई एक फैशन है तो वो पर्टिकुलर एक निश्चित टाइम होता है कि इतने दिनों के लिए ये ट्रेंड में रहता है। इसका ट्रेंड खत्म हो गया, एक नया सब्स्टिट्यूट आ गया, इसके स्थान पे एक दूसरा ब्रांड आ गया। ठीक है, जैसे पी आ गया,
ये हमारे पास एस था, एक एस ब्रांड था, अब हमारे पास पी ब्रांड आ गया। तो क्या होगा ना कि इसका दाम जो इसका जो डिमांड था वो घट जाएगा और इसका जो डिमांड था वो बढ़ जाएगा। तो जो कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिमांड घटता और बढ़ता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जो पांचवा डिटर्मिनेंट्स हमारे पास क्या है, वो है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन को समझने के लिए हम जैसे समझते हैं कि मिस्टर ए हैं, ये हैं बहुत दिमागदार। ठीक है, इन्होंने भांप लिया कि आने वाले समय में किसी एक प्रोडक्ट का जो है दाम वो है बहुत बढ़ने वाला है। जैसे एक प्रोडक्ट है टी, ठीक है, ये टी ही समझ लीजिए हम लोग, चाय, एक पर्टिकुलर ब्रांड की चाय ये यूज़ करते हैं। इनको पता चल गया, ये है दिमागदार, ठीक है, तो इनको पता चल गया कि जो आने वाले समय में इस ब्रांड की टी की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ने वाली है, मतलब इसका जो प्राइस है वो बहुत बढ़ने वाला है। तो उस कंडीशन में ये दिमागदार आदमी हैं, ये अभी से परचेज करके ढेर सारा जो है रख लेंगे कि हमको जो भविष्य में जब इस फ्यूचर में जब इसका जो है प्राइस बढ़ेगा तो हमारे पास इसको खरीदना नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस टी की जो डिमांड है वो अभी से बढ़ जाएगी। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसा हुआ कि जैसे मिस्टर ए हैं, ठीक है, ये सोच रहे हैं कोई पर्टिकुलर ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ए के ब्रांड है, इसका यूज़ कर रहे हैं और इनको ये दिमागदार हैं ही, तो इनको पता चल गया कि आने वाले समय में इस पर्टिकुलर ब्रांड का प्राइस जो है वो गिरने वाला है। ठीक है, फ्यूचर में गिरने वाला है। तो ये क्या करेंगे ना कि जो अभी जैसे 10 यूनिट्स का यूज़ ये मंथली करते थे, तो अभी ये 10 यूनिट से घटा के 2 यूनिट कर देंगे। ठीक है, 2 यूनिट्स कर दिए। अब इस 10 से 2 यूनिट्स में 8 का डिफरेंस है। तो इस 8 यूनिट को वो सोचेंगे कि जो है फ्यूचर में जब दाम घटेगा तो उस समय हम जो है खरीद लेंगे। तो इस वजह एक्सपेक्टेशन जो कंज्यूमर की होती है वो डिमांड के ऊपर जो है अफेक्ट करती है। ठीक है, आगे हम इसको अगर पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट्स और डिमांड्स क्या क्या हैं, तो उसमें जो है अभी जो हम लोग डिस्कस किए वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के प्राइस को घटने या बढ़ने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें लिखा हुआ है अदर थिंग बीइंग इक्वल विथ ए राइज इन ए प्राइस ऑफ कमोडिटी इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट एंड विथ ए फॉल इन द प्राइस ऑफ डिमांड एक्सटेंड। मतलब किसी भी कमोडिटी की जब प्राइस राइज करती है, मतलब बढ़ती है, तो उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब घटती है। ठीक है, और उसका अगर उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो अगर घटती है तो उसका जो डिमांड है वो एक्सटेंड करता है, मतलब बढ़ता है। तो वही लिखा हुआ है कि दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। यही चीज़ें लॉ ऑफ डिमांड कहती है। लॉ ऑफ डिमांड अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो सिचुएशन होता है वो टोटल सिचुएशन होता है, वो लॉ ऑफ डिमांड का होता है। अदर थिंग रिमेनिंग, लेकिन इसमें सेम होना चाहिए। कुछ एजम्पशंस हैं जो हम लोग जो पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड को, तो उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से एजम्पशंस हैं, कौन कौन सी जो है डिमांड होती हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में हमारे पास 2 गुड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब जैसे टी हुआ और कॉफ़ी हुआ, एक का दाम जो है अगर बढ़ गया तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा, एक का जो प्राइस है वो घट गया तो दूसरे का डिमांड घट जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। दूसरा हमारे पास है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होता है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब जैसे हमारे पास पेन हुआ और हमारे पास रिफिल हुआ। ठीक है, पेन के बिना रिफिल के बिना पेन कोई काम का नहीं। ठीक है, वैसे भी और वैसे ही जो है रिफिल सिर्फ जो है बिना पेन के कोई काम का नहीं। तो वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक का दाम अगर बढ़ गया तो दूसरे का डिमांड जो है वो घट जाएगा। ठीक है, एक का जो है प्राइस जो है कम हो गया या घट गया तो दूसरे का जो डिमांड है वो राइज कर जाएगा। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री के गुड्स के केस में जो इनके रिलेशनशिप होता है प्राइस का और डिमांड का, वो होता है नेगेटिव रिलेशनशिप। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। आगे हमारे पास है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम का डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस केस में हम लोग जो है देखते हैं। हमारे पास 2 गुड्स के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। एक था हमारे पास
स्पेशलिटी गुड्स, और दूसरा हमारे पास जो है स्पेशलिटी कहिए या फिर सुपीरियर कहिए, दूसरा हमारे पास इन्फीरियर गुड्स था। सुपीरियर गुड्स के केस में जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो सुपीरियर गुड्स के केस में जो रिलेशनशिप होता है इनकम का और डिमांड का वो होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। और जो इन्फीरियर गुड्स होता है वो गुड्स होता है लो क्वालिटी का होता है, इसका प्राइस कम होता है। तो इसमें जो है अगर जैसे जैसे कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो बढ़ेगी, उस कंडीशन में उसकी डिमांड जो है वो घट जाएगी इन्फीरियर गुड्स के केस में। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सुपीरियर गुड्स क्या होता है और इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, और सुपीरियर गुड्स के केस में इनकम बढ़ने पे डिमांड पे क्या असर पड़ता है, और इन्फीरियर गुड्स में इनकम बढ़ने पे डिमांड पे क्या असर पड़ता है। सुपीरियर गुड्स में जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड घटेगा और डिमांड भी बढ़ेगा, और इन्फीरियर गुड्स के केस में जैसे जैसे डिमांड जो इनकम जो है बढ़ेगी वैसे वैसे उसका डिमांड घटेगा, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड घटेगी, क्योंकि ये लो क्वालिटी की गुड्स होती है और जो सुपीरियर गुड्स होता है वो हाई क्वालिटी का गुड्स होता है, उसकी प्राइस जो है हाई होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे वो सुपीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव होता है, और इन्फीरियर गुड्स के केस में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस का क्या असर पड़ता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के केस में द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज। दिस इंक्लूड्स फैशन, हैबिट, कस्टम एक्सेट्रा। जो टेस्ट और प्रेफरेंस में जो चीज़ें आती हैं जैसे फैशन हुआ, हैबिट हुआ, किसी चीज़ की हैबिट बना लिया है कोई कंज्यूमर, या फिर कस्टम हुआ, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द कंज्यूमर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट्स, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट, न्यू इन्वेंशन एक्सेट्रा। जैसे कोई एडवर्टीजमेंट के ऊपर हुआ, ठीक है, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, एडवर्टीजमेंट से कोई जो है किसी प्रोडक्ट के बारे में, नए प्रोडक्ट के बारे में कोई कंज्यूमर जो है जानता है, या फिर फैशन चेंज हो गया, मार्केट में जो है ट्रेंड ही पूरा चेंज हो गया, ठीक है, या कोई नया इन्वेंशन आ गया, तो उससे जो है कंज्यूमर का जो डिमांड होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। अदर थिंग बीइंग इक्वल, डिमांड फॉर those goods increases for which consumers develop taste and preferences। मतलब कि अगर अदर थिंग रिमेनिंग सेम है, तो अगर कोई प्रोडक्ट जो है मार्केट में नया आ रहा है तो अगर कंज्यूमर उसको उसके नॉलेज में आता है तो हो सकता है कि उसका जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो चेंज हो सकता है, उस प्रोडक्ट के फेवर में जा सकता है, तो इस वजह से उस प्रोडक्ट का डिमांड जो है बढ़ जाएगा। कॉन्ट्ररी to it, if a consumer has no taste or preference for the product, its demand will increase। अगर किसी भी प्रोडक्ट के फेवर में अगर किसी भी कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड जो है मार्केट में कम हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशंस, ये नया पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस कैसे इफेक्ट करता है किसी भी डिमांड को। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स दैट प्राइस इन फ्यूचर, मतलब भविष्य में जो है अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि भविष्य में किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो राइज होने वाला है, राइज ही विल बी बाय मोर क्वांटिटी इन प्रेजेंट, मतलब वो अभी से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेगा एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। मतलब अभी जितनी प्राइस जैसे 10 रुपये है, उसने सोचा कि भविष्य में जो है 20 रुपये हो जाएगा, तो 10 रुपये पे ही वो ज़्यादा सामान खरीद कर रख लेगा। Likewise, if he hopes that prices in future will be fall, he will be buy less quantity in present or may even postpone his demand। ठीक है, वो अगर किसी कस्टमर को पता चल रहा है कि फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो घटने वाला है, ठीक है, तो वो जो है अपना जो डिमांड है, अभी अगर उसको खरीदना था कोई सामान तो उसको पोस्टपोन कर देगा, कि वो सोचेगा कि जब फ्यूचर में जब प्राइस घटेगी उस समय जो है हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो हम लोगों ने इसमें जो है 5 डिटर्मिनेंट्स पढ़े। हमारे पास जो था वो था, पहला था प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था, और जो तीसरा हमारे पास है वो था हमारे पास इनकम ऑफ कंज्यूमर, चौथा हमारे पास टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस था, और पांचवा हमारे पास एक्सपेक्टेशन था। तो आई होप गाइज आप लोगों ने जो है इसको क्लियरली जो है समझ लिया होगा, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोगों को जो पढ़ना है वो है लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो गाइज हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्लास में जो है लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे।
तब तक आप लोग जो है इसको और अच्छे तरीके से पढ़िए और रिवीजन करिए, और आगे जो आगे की क्लास होगी हमारी वो होगी लॉ ऑफ डिमांड की और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तब तक के लिए आप लोगों को गुड नाइट, बाय बाय। और इसी तरीके से आप जो है इस चैनल पे बने रहिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, बाय बाय, गुड बाय।